नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म विजन इंस्टीट्यूट और यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। पिछली क्लास के अंदर हमने ध्वनि चैप्टर में कुछ विभिन्न माध्यमों के अंदर ध्वनि का वेग पढ़ा था और ध्वनि के वेग को किस प्रकार से तापमान प्रभावित कर सकता है, किस प्रकार से आर्द्रता प्रभावित कर सकती है, किस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि गैस का घनत्व प्रभावित कर सकता है, गैस का अणुभार प्रभावित कर सकता है। ये सारी बातें हम पीछे अध्याय के अंदर, पीछे चैप्टर के अंदर, क्लास के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। जो आज पहली बार क्लास देख रहा है वो स्टूडेंट चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपके लिए हर एक वीडियो सेव है और हर एक क्लास के वीडियो को देख करके आप साथ साथ में नोट्स बना करके आएँ और आज तक हमारे साथ में जुड़ करके आगे के दिनों में हमारे वीडियो को लाइव आप देख सकते हो। तो जहाँ तक मुझे याद है हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ा था और उसी से आज अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं और हमें पढ़ना है आज ध्वनि यानी प्रतिध्वनि। क्या पढ़ना है? इको पढ़ना है। इको बोले तो प्रतिध्वनि पढ़ना है, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिएगा इको यानी प्रतिध्वनि, ठीक है। प्रतिध्वनि हेडिंग डाल लीजिएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन चेंज कर लेते हैं। प्रतिध्वनि, इको और प्रतिध्वनि, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इको। क्या कहते हैं? इको कहते हैं इंग्लिश में। आपको नाम से स्पष्ट है क्या? नाम से आपके लिए स्पष्ट है इको, प्रतिध्वनि यानी ध्वनि के प्रति क्या सुनाई देना, ध्वनि सुनाई देना, उसे ही अपन क्या कहेंगे? इको कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? इको कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे। सबको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से? हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है ना। आप जिस YouTube चैनल पर ये क्लास देख रहे हो उस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। क्लास को लास्ट तक देखा करें। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हो, 5 मिनट के लिए क्लास देखिए और बीच में से वापस चले गए तो फिर पढ़ने का मज़ा नहीं है ना, पढ़ाने का मज़ा है, ठीक है ना। आप पहले मिनट से जुड़े हो, पहले सेकंड से जुड़े हो तो अंतिम सेकंड तक आपको वीडियो क्लास का देखना चाहिए, है ना। सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। प्रतिध्वनि यानी इको। दोस्तों क्या होता है इको, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, हम जो भी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है दोस्तों आपके कानों पर या मेरे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहती है। कितने सेकंड तक? 1/10 सेकंड तक रहती है। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। मैं जो जो चीज़ लिख रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। और मैंने लिखा है हमारे द्वारा सुनी गई ध्वनि, हमारे द्वारा सुनी गई ध्वनि, हमारे द्वारा सुनी गई ध्वनि, सुनी गई ध्वनि, गई ध्वनि हमारे कानों पर ध्वनि, हमारे सुनी गई ध्वनि हमारे कानों पर, हमारे कानों पर
1/10 सेकंड तक रहती है। 1/10 सेकंड तक रहती है। ये बात तो सबको पता है और इसको याद भी रखना है। क्या याद रखोगे? यानी हमारे कानों पर जो सुनी गई ध्वनि है वो कितने समय तक रहती है? गुरुजी 1/10 सेकंड तक रहती है। अच्छा, तो फिर याद रखना है दोस्तों, यदि आपको प्रतिध्वनि सुननी है तो 1/10 सेकंड के बाद में ध्वनि आपके कानों पर आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि आपके कानों पर 1/10 सेकंड तक है और इसी ध्वनि को दोबारा यदि आपको सुनना है तो याद रखना है 1/10 सेकंड के बाद में ये ध्वनि वापस आपके कानों पर आनी चाहिए, तब जाकर के आप ध्वनि के प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि को आप सुन सकते हो। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। मैंने क्या कहा? देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों कितना होता है? ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आप कहोगे 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है 346 मीटर प्रति सेकंड होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो आपसे यह कहा जाए 1/10 सेकंड में ध्वनि कितनी चलेगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर माध्यम में? तो आप कहोगे 1/10 गुना 346 यानी कितनी? तो आप कहोगे गुरुजी 34.6 मीटर। 1/10 सेकंड में 34.6 मीटर चली है हमारी ध्वनि, है ना? ध्वनि जो है 1/10 सेकंड के अंदर 34.6 मीटर चली है। कितनी चली है? 34.6 मीटर चली है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि जो है वो मेरे द्वारा बोली गई जो ध्वनि है वो 34.6 मीटर की दूरी तय करके आपके कानों तक आनी चाहिए, है ना? 34.6 मीटर दूरी तय करके आपके कानों तक आनी चाहिए। यानी मैं बोल रहा हूं और मेरे सामने कोई 34.6 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति बैठा है। 34.6 मीटर दूरी पर व्यक्ति बैठा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं समझना है आपको। 34.6 मीटर जो दूरी है ना वो जाने और आने की दूरी है। जाने और आने की दूरी है। इसका मतलब अवरोधक मेरे से कितनी दूर होना चाहिए? यानी कोई मेरी प्रतिध्वनि को सुनना चाहता है तो व्यक्ति मेरे से कितना दूर होना चाहिए? तो इतना 34.6 मीटर दूरी तय कब करेगा? जब आधी जाने में और आधी आने में लगेगी, दोनों का जोड़ होगा वो कितना होगा? 34.6 मीटर होगा, है ना? तो कहने का अर्थ ये हो गया, प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक का प्रतिध्वनि, या आप ये लिख सकते हो किसी स्रोत की प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक का अवरोधक की स्रोत से दूरी तो आप कितनी बताओगे? आप बताओगे 34.6 भाग कितना बताओगे? आप 2 बताओगे।
भाग कितना बताओगे आप, 2 बताओगे, अर्थात कितना है, तो आप कहोगे न्यूनतम दूरी जो है वो आपकी होनी चाहिए 17.3 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17.3 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो आप ये कहोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 17.2 मीटर, 17.3 मीटर की दूरी, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मेरे से 17.3 मीटर दूरी पर अवरोधक रखा हुआ होना चाहिए, जिससे टकरा करके वापस ध्वनि मेरे तक आ रही है, तो 17.3 जाने में और 17.3 वापस आने में कितनी होगी, आप कहोगे 34 पॉइंट, याद रखना है 6 मीटर की दूरी उसने कुल क्या की है, ध्वनि ने तय की है। तो अवरोधक कितनी दूरी पर रखा गया है, अवरोधक रखा गया दोस्तों 17.3 मीटर दूरी पर रखा गया, तभी हम अपनी प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। देखो दोस्तों, 1/10 सेकंड तक किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है वो हमारे कानों तक ठहरती है, और वायु में ध्वनि का जो वेग होता है सामान्य ताप पर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, वो होता है कितना, तो आप कहोगे 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 1/10 सेकंड में, 1/10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो आप कहोगे 34.3 मीटर की दूरी उसने तय की है, 34.6 मीटर की दूरी उसने तय की है। तो किसी स्रोत प्रतिध्वनि, किसी स्रोत की प्रतिध्वनि सुनने के लिए, किसी स्रोत की, यहां पर क्या कर लेना, की कर लेना, किसी स्रोत की प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की स्रोत से दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप ये कहोगे 17.3 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितने तापमान पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। आगे चले अपन दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि का वेग कितना होता है, हैं? वायु में ध्वनि का वेग जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है, आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए आपसे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मैंने आपके लिए लिखा है, और क्या लिखा है देखो, आप समझ आ रहा है ना गुरुजी, आ रहा है तो बस शेयर कर दो मेरे लालो। क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में ध्वनि का जो वेग है, वायु में ध्वनि का वेग कितना है गुरुजी, याद रखना है दोस्तों, कितना है, 300, कितना बताओगे, 331 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखना है, अवरोधक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितनी दूरी पर रखा जाए कि हम प्रतिध्वनि को सुन सकें, तो आप कहोगे इस कंडीशन में अवरोधक की जो न्यूनतम दूरी है वो 16 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 16.6 मीटर पर अवरोधक रखा जाएगा, 6 मीटर पर क्या रखा जाएगा, अवरोधक रखा जाएगा। इस कंडीशन में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपको प्रतिध्वनि सुनना है, किसी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुननी है आपको, तो सीधी सी बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अवरोधक की दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी है 16.6 मीटर दूरी पर अवरोधक होना चाहिए, अवरोधक होना चाहिए, अवरोधक होना चाहिए, अवरोधक होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी हाँ, हमें समझ में आई। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बता दें 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है,
तो आप ये बताओगे कितना होता है। तो गुरुजी आप बताओगे ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ध्वनि का वेग इससे ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपसे एक मेरा प्रश्न है, बताओ आप। यहां पर यहां पर वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 331 मीटर प्रति सेकंड है, और यहां पर 22 डिग्री तापमान पर ध्वनि का वेग है वो 344 मीटर प्रति सेकंड है। इतना अंतर क्यों आया है? अरे जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वायु जो है वो विरल माध्यम की तरह क्या करती जाएगी? काम करती जाएगी, और ध्वनि का वेग क्या होता जाएगा? उसमें बढ़ता जाएगा। तो 344 मीटर हो गई है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 344 हो गई है, 1/10 सेकंड तक ध्वनि कानों पर रहती है, तो ये दूरी 34.4 हो जाएगी, आधी आने की और आधी जाने की। अरे मैंने ये कहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है, और सुनी गई ध्वनि हमारे कानों पर 1/10 सेकंड रहती है। तो 1/10 सेकंड में ध्वनि का जो वेग है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी 34.4 मीटर दूरी आ जाएगी हमारे पास में। 34.4 मीटर दूरी, ये 34.4 मीटर दूरी है, ये आधी आने में और आधी जाने में कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 17.2 मीटर। कितनी? 17.2 मीटर। ठीक है ना? तो याद रखना है 17.2 मीटर में ये आपके पास में क्या रखा हुआ होना चाहिए? अवरोधक रखा हुआ होना चाहिए, है ना? 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड, तो कुल दूरी पर अवरोधक मतलब आधी दूरी आने में आधी दूरी जाने में 34.4 मीटर, और 17.2 मीटर पर हमारे पास में अवरोधक रखा हुआ होना चाहिए, जिससे टकरा करके हम क्या कर सकते हैं? ध्वनि को वापस सुन सकते हैं। तो स्रोत व अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? स्रोत व अवरोधक के बीच की दूरी 17.2 मीटर। कब? जब तापमान हमारे पास में 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो स्रोत व अवरोधक के बीच की दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तब याद रखना है 17.3 मीटर, 17.3 मीटर पर अवरोधक रखा हुआ होना चाहिए। यानी अवरोधक और स्रोत के बीच की जो ध्वनि आपका दूरी है वो 17.3 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों इसको आपको याद रखना है रे, याद इसको रखना है, और ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने प्रकाश इंपॉर्टेंट करके पढ़ा है। बहुत अच्छी तरीके से इन कंसेप्ट को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये प्रश्न तो दोस्तों आया हुआ है, ये प्रश्न तो आया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब गुरुजी ये तो बता दो प्रतिध्वनि क्या होती है? अरे ठंड के अंदर, ठंडा मौसम है, ऐसा सुहाना मौसम है आपके पास, और आप कहीं दौरों पर खड़े हुए आवाज दे रहे हो, सपना, ऐसी आवाज दे रहे हो, तो आपकी आवाज गूंज रही है, सपना 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 सपना, है ना? यही क्या है? प्रतिध्वनि है। ध्वनि के प्रति वापिस क्या उत्पन्न हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो याद रखना है यही क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिध्वनि कहलाएगी। ठीक है, हाँ आगे चलें, अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अनुरणन, है ना? अनुरणन जिसे अपन कहते हैं रीवाइब्रेशन, और रीवाइब्रेशन का अर्थ हो गया दोस्तों गूंज। क्या हो गया? गूंज हो गया। तो ये तो आपको सुनाई देगी, और गूंज का मतलब अपन ध्वनि में अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्या सुनाई दे रहा और क्या सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में आ गई बात? चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट देखो, आपको दिया गया है अनुरणन। अनुरणन, अनुरणन का अर्थ हो गया,
अनुरणन का अर्थ हो गया दोस्तों रीवाइब्रेशन। रीवाइब्रेशन, रीवाइब्रेशन, ये देखो अनुरणन का अर्थ हो गया रिवर्बिरेशन है ना, रिवर्बिरेशन, रिवाइब्रेशन नहीं, रिवर्बिरेशन, VERBER, रिवर्बिरेशन है ना। ये लो, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है भाई, है ना, तो हमें इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस ये समझना है अनुरणन क्या होता है। तो देखो इधर, देखो कोई भी बड़ा सा हॉल है और उस हॉल में हम बैठे हैं और हम बोल रहे हैं, वो ही जो ध्वनि है वो दीवारों से टकरा करके और बार बार गूंज रही है, प्रतिध्वनि से अलग है। जो ध्वनि गूंज रही है और हमें समझ नहीं आ रही कि क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं बोला जा रहा, वही क्या है दोस्तों, अनुरणन है। और किसी भी हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 0.8 सेकंड से कम यदि कोई ध्वनि दीवारों पर टकरा रही है, एक ध्वनि है और वो किसी दीवार से टकरा रही है और उसके 0.8 सेकंड से कम समय में वही ध्वनि दोबारा दीवारों से टकरा रही है, तो याद रखना वो हमारे कानों को स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। मैं बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि है वो दीवार से टकराई, आप बोले और वही ध्वनि दीवार से टकरा करके मेरे कानों तक आ रही है, तो दोनों ध्वनियों के बीच का जो अंतर है वो 0.8 सेकंड होना चाहिए, तभी जो ध्वनि है वो आप अच्छी तरीके से सुन पाओगे। यदि इससे कम है तो वो ध्वनि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। और याद रखना है ये ऐसा होता है ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण, यानी ध्वनि जो है वो बार बार क्या कर जाती है दोस्तों, परावर्तन कर जाती है। और याद रखना है ऐसी ध्वनि जो है वो आपकी कहलाएगी अनुरणन। क्या कहलाएगी? अनुरणन। तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं गुरुदेव? देखो क्या लिख सकते हैं, इधर देखो आप, हम लिख सकते हैं किसी होल में ध्वनि उत्पादक यंत्र को बंद कर देने के बाद भी, किसी होल में ध्वनि उत्पादक यंत्र को बंद कर देने के बाद भी ध्वनि हमारे कानों से बार बार टकराती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं, है ना। अनुरणन कहते हैं, टकराती है और ध्वनि वो हमें बार बार सुनाई देती है, बार बार टकराती है और बार बार हमें सुनाई देती है, टकराती है तथा बार बार सुनाई देती है, सुनाई देती है। ये दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है ना। तो तुम्हारी ध्वनि है या हमारी ध्वनि है, बार बार सुनाई देती है। सुनाई, अच्छा गलत लिख दिया क्या? सुनाई, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है, तो फिर गुरुजी आती क्या है? थोड़ी बहुत साइंस आती है भी। सुनाई देती है ना, सुनाई देती है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। और याद रखना
अनुरणन ध्वनि के बहुल परावर्तन पर आधारित घटना है। परावर्तन पर आधारित घटना है। आधारित घटना है। घटना है। ध्वनि के बहुल परावर्तन पर आधारित घटना है। किसी होल का अनुरणन काल, किसी होल का अनुरणन काल, होल का अनुरणन काल, अनुरणन काल 0.8 सेकंड होता है। 0.8 सेकंड होता है। 0.8 सेकंड होता है, ये बात याद रखना है। और अनुरणन से बचने के लिए अपन बड़े होलों पर क्या लगाते हैं, तो याद रखना है फाइबर लगाते हैं। और क्या लगाते हैं, थर्मोकोल लगाते हैं, ठीक है ना। होल की छतों पर फाइबर बोर्ड लगाते हैं, थर्मोकोल लगाते हैं, थर्मोकोल लगाते हैं। और ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाते हैं। ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाते हैं। ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाते हैं। यंत्र लगाते हैं। तो याद रखना है, ये किसके लिए, अनुरणन से बचने के लिए लगाते हैं। किसके लिए, तो आप कहोगे अनुरणन से बचने के लिए। अनुरणन से बचने के उपाय हैं। बचने के उपाय हैं ऊपर जो मैंने आपके लिए लिखा है। क्या, फाइबर बोर्ड है, थर्मोकोल है, ध्वनि अवशोषक यंत्र है। ये याद रखना है, ध्वनि से बचने के लिए, बहुल परावर्तन से बचने के लिए अपन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो बस अपन इस टॉपिक का दी एंड करने वाले हैं। और आगे लिखो आप वायुयान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वायुयान से मेक संख्या के बारे में थोड़ा सा प्रश्न आ जाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, उतार लो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, कुछ भी जो आप बनाना चाहो वो। ठीक है, चलते हैं फिर आगे और अपन पढ़ते हैं आगे वायुयान के बारे में। और वायुयान की जो चाल है उसको मेक नंबर या मेक संख्या के बारे से दर्शाते हैं। तो हेडिंग डाल लो आप, मेक संख्या। क्या बताओगे आप, मेक नंबर यानी मेक संख्या। मेक संख्या ये क्या चीज है, तो ये भी मस्त सी चीज है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त है ना, वैसी तो नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वायुयान की चाल है उसको मापते हैं किस में, मेक संख्या में मापते हैं, मेक नंबर में मापते हैं। कैसे, देखो इधर वायुयान की चाल को मापा जाता है दोस्तों किस में, मेक नंबर में मापा जाता है ना। वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। मैक संख्या में मापा जाता है। मैक संख्या में मापा जाता है। किसमें, किसको, तो आप कहोगे वायुयान की चाल को। किसको भाई, वायुयान की चाल को। ठीक है ना, याद रखना है। मैक संख्या क्या है, तो मैक संख्या आप बताओगे, मैक संख्या है ना। मैक संख्या को किस प्रकार से आप बता सकते हो, तो देखो किस प्रकार से बता सकते हैं। हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो देखो फिर ऐसे बता सकते हैं। कैसे, ऐसे। किसी माध्यम में वस्तु की चाल है ना, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ठीक है ना। और याद रखना है, उसी माध्यम में जिस माध्यम में ध्वनि की चाल, जिस माध्यम में वस्तु की चाल, उसी माध्यम में याद रखना है ध्वनि की चाल का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा,
तो आप कहोगे मैक संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। मैक संख्या के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ठीक है, देखो इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उस पर जो वायु की बात करें अपन, तो वायु की स्पीड कितनी होती है, तो मैंने अभी आपको शायद बताया होगा, यहां पर बताया होगा मैंने आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग कितना होता है, 331 मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो वायु में एरोप्लेन का जो आप ये कह सकते हो स्पीड होती है, वो होती है कितनी, तो वायुयान की जो स्पीड होती है वो होती है दोस्तों 664 मीटर प्रति सेकंड। ये 664 क्यों है, क्योंकि ये माध्यम में वस्तु की चाल मतलब वायुयान की चाल है। ठीक है, किसमें, वायु के अंदर 664 मीटर प्रति सेकंड, और इस माध्यम में यानी वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 331 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 331 मीटर प्रति सेकंड। तो ये लगभग कितना आता है, 331 मीटर प्रति सेकंड। और यहां पर आपको कितना लिखा है, 331 ही लिखा है क्या, 331 लिखा है क्या, है ना। इसको भी सही कर लेना, थोड़ा सा 332 कर लेना। चलो इसको कितना कर लोगे, इसको कर लोगे आप 332 मीटर प्रति सेकंड कर लोगे आप। ठीक है ना, तो यहां पर कितना है बताओ, 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। और कितना आएगा, ये लगभग 2 आ रहा है। तो मैक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। मैक संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई है, मैक संख्या जो आ गई है वो कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई है। मैक संख्या 2 आ गई है। और मैक संख्या 2 आने का अर्थ हो गया कि यदि 1 से अधिक, मैक नंबर कितना आ रहा है, यदि मैक नंबर आ रहा है आपके पास में 1 से अधिक, नोट, और नोट क्या है, नोट है यदि मैक नंबर, मैक संख्या क्या है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक, और 5 से क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो जो ध्वनि होगी या जो आपका वायुयान होगा वो क्या होगा, याद रखना, सुपरसोनिक होगा, यानी पराध्वनिक विमान होगा। पराध्वनिक क्या होगा, विमान होगा। विमान कैसा होगा, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक होगा। कैसा होगा, सुपरसोनिक होगा, सुपरसोनिक विमान होगा। कैसा विमान होगा, सुपरसोनिक विमान होगा। और यही पूछा जाएगा आपसे, है ना। फिर है यदि मैक संख्या किससे अधिक आ रही है, मैक संख्या 5 से अधिक आ रही है। मैक संख्या किससे है, 5 से यदि अधिक है, तो दोस्तों 5 से अधिक होने का अर्थ हो गया कि आपके पास में जो विमान है वो हाइपरसोनिक है, यानी अति पराध्वनिक है। हाइपरसोनिक है ना, अति पराध्वनिक। और अति पराध्वनिक का अर्थ हो गया है क्या दोस्तों, हाइपरसोनिक। क्या है, हाइपरसोनिक। तो मैक संख्या आप निकाल सकते हो, और मैक संख्या के आधार पर आप बता सकते हो कि जो विमान है उसके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि कितनी अधिक है, कितनी कम है। ठीक है, एक नेक्स्ट और बच जाता है, बस लास्ट हमारा है, और वो है दोस्तों डोपलर प्रभाव। ये सारे उतार लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं डोपलर प्रभाव पर। और डोपलर प्रभाव पर न्यूमेरिकल बनते तो हैं, लेकिन अभी तक हमारे एग्जाम में आए नहीं है। तो न्यूमेरिकल मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें करवा दूंगा, लेकिन डोपलर प्रभाव होता क्या है वो आपको याद रखना है। डोपलर प्रभाव स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चले आगे चलते हैं आगे। और आगे हेडिंग डालो आप डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव वैज्ञानिक ने दिया था, किसने, डोपलर ने दिया था। ठीक है ना, डोपलर प्रभाव, डोपलर प्रभाव। ठीक है ना, डोपलर प्रभाव एक डोपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या होता है डोपलर प्रभाव, डोपलर प्रभाव में आपको आभासी आवृत्ति ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है दोस्तों, आभासी आवृत्ति ज्ञात करनी होती है। और आभासी आवृत्ति है वो कैसे ज्ञात करोगे आप, वो ज्ञात करोगे आप प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग क्या है, प्रेक्षक के सापेक्ष
सापेक्ष ध्वनि का वेग क्या है, ध्वनि का वेग अपॉन, इसके अलावा याद रखना है स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग क्या है ना, स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग क्या है, सापेक्ष ध्वनि का वेग क्या है, और गुणा में है वो आप इसके क्या करोगे, गुणा में आप लिखोगे, याद रखना है वास्तविक आवर्ती, क्या लिखोगे, गुणा में वास्तविक आवर्ती, ठीक है ना, वास्तविक आवर्ती। इसे ही अपन क्या कहेंगे, डोपलर प्रभाव कहेंगे। यानी जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो स्रोत को आवर्ती में, ध्वनि की आवर्ती में बार बार उतार चढ़ाव महसूस होता है, और इस उतार चढ़ाव को अपन डोपलर प्रभाव कहते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य, किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ध्वनि की आवर्ती में बार बार उतार चढ़ाव महसूस होता है, और इसी उतार चढ़ाव को अपन क्या कहते हैं, डोपलर प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, जब किसी स्रोत और श्रोता के मध्य, स्रोत मतलब एक बस है और बस स्टैंड से चलना प्रारंभ किए तो वो क्या है, स्रोत है। उस बस ने हॉर्न बजाया और हमने सुना, हम क्या है, श्रोता है। तो स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षिक गति हो जाए, यानी वो बस स्टैंड से दूर जा रही है और हम बस स्टैंड के पास जा रहे हैं, तो उसकी आवर्ती ध्वनि द्वारा, उसके द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि है उस ध्वनि की आवर्ती क्या है, उसमें हमें बार बार क्या होता है दोस्तों, उतार चढ़ाव महसूस होता है। तो याद रखना है वही क्या कहलाता है, डोपलर प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज है, और इस पर अपन न्यूमेरिकल वगैरह है, प्रश्न वगैरह है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। आज के लिए आप दोस्तों के लिए इतना ही, है ना। सब लोगों को ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो याद रखना है गुरुजी, ये पीडीएफ मिलेगी जीके बाई अजय सर टेलीग्राम चैनल पर, जीके बाई अजय सर, AJAY अजय सर टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट कड़ी में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।